नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी अतिथि, जो एक मासूम बालमन, स्वतंत्रता और रिश्तों की गहराई को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कांटलिया के जमींदार मतीलाल बाबू अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ नाव से अपने गांव लौट रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने नाव नदी किनारे एक मंडी के पास बांधी और खाना बनाने की तैयारी शुरू की। तभी वहां लगभग 15-16 साल का एक ब्राह्मण लड़का आया और बोला, बाबू, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मतीलाल बाबू ने कहा, कांटलिया। लड़का बोला, क्या आप मुझे रास्ते में नंदीग्राम उतार देंगे? बाबू ने हाँ कहा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम तारापद है। तारापद बहुत सुंदर और गोरे रंग का लड़का था। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान और बिल्कुल साधारण कपड़े, बस एक मैली धोती, शरीर पतला मगर सुडौल, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से उसे गढ़ा हो। मतीलाल बाबू ने स्नेह से कहा, बेटा, पहले नहा आओ, यही खाना बनेगा। लेकिन तारापद बोला, जरा रुको, और तुरंत खाने की तैयारी में लग गया। मतीलाल बाबू का नौकर बंगाली नहीं था, इसलिए मछली काटने में कमजोर था। तारापद ने वही काम अपने हाथ में ले लिया और देखते ही देखते साफ सुथरे तरीके से सब कर दिया। एक सब्जियां भी बहुत अच्छी तरह बना दी। खाना बन जाने के बाद वो नदी में नहाया, अपनी छोटी पोटली खोलकर एक साफ सफेद कपड़ा पहन लिया, लकड़ी की कंघी से बाल संवार लिए, जनेऊ ठीक किया और फिर नाव पर बैठकर मतीलाल बाबू के पास चला गया। मतीलाल बाबू उसे नाव के अंदर ले गए, जहां उनकी पत्नी अन्नपूर्णा और 9 साल की बेटी बैठी थी। अन्नपूर्णा ने जैसे ही तारापद को देखा, उनका मन ममता से भर गया। वो सोचने लगी, ये इतना प्यारा बच्चा किसका है? इसे छोड़कर उसकी मां कैसे रहती होगी? थोड़ी देर बाद सबके लिए पास पास आसन बिछाए गए। तारापद कम खाता था, पर अन्नपूर्णा ने सोचा कि शायद वो शर्माता है। उन्होंने उसे बार बार और खाने को कहा, लेकिन उसने उतना ही खाया जितना उसे चाहिए था। उसके हर व्यवहार में एक सहजता थी, न जिद, न हठ और न ही किसी तरह की शर्म। खाना खत्म होने पर अन्नपूर्णा ने उसे पास बिठाकर बातें करनी चाही, लेकिन बहुत कुछ पता न चल सका। बस इतना पता लगा कि वो 7-8 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग आया था। अन्नपूर्णा ने पूछा, तुम्हारी मां नहीं है? तारापद बोला, है। क्या वे तुमसे प्यार नहीं करती? तारापद हंसकर बोला, क्यों नहीं करेंगी? तो फिर तुम घर छोड़कर क्यों आए? तारापद ने कहा, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। अन्नपूर्णा ये सुनकर दुखी हो गई। अरे, 5 उंगलियां हो तो क्या एक उंगली फेंकी जा सकती है? तारापद उम्र में छोटा जरूर था, पर बिल्कुल साधारण बच्चा नहीं था। वो अपने माता पिता का चौथा बेटा था। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे। घर में इतने बच्चे होने के बावजूद वो सबका प्यारा था। मां, भाई बहन, पड़ोस वाले सभी उससे बहुत स्नेह करते थे। यहां तक कि गुरुजी भी उसे नहीं मारते थे, और अगर कभी डांट देते तो पूरे मोहल्ले को बुरा लगता था। इतना प्यार पाने के बाद भी वो कैसे घर छोड़कर चला गया, ये समझ में नहीं आता था। जबकि वही गांव के दूसरे बच्चे, जिन्हें कभी कभी घर वाले तंग कर देते थे, फिर भी घर से दूर नहीं जाते थे। लेकिन ये तारापद, सबका दुलारा, एक दिन बाहर आए एक यात्रा दल के साथ जाने के लिए गांव छोड़कर भाग निकला। तारापद का घर से भाग जाना कोई नई बात नहीं थी। लोग कई बार उसका पता लगाकर उसे गांव वापस ले आते। जब वो लौटाया जाता, उसकी मां उसे सीने से लगाकर रो पड़ती। उसकी बहनें भी भावुक होकर रोने लगती। उसके बड़े भाई ने भी अपने बड़े होने का कर्तव्य निभाते हुए पहले थोड़ा सख्त बनने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसका मन पिघल जाता और वो तारापद को प्यार से दुलारने लगता। मोहल्ले की लड़कियां तो उसे घर घर बुलाकर खिलाती पिलाती और तरह तरह के लालच देकर उसे अपने पास रखने की कोशिश करती। लेकिन समस्या ये थी कि सिर्फ बंधन नहीं, स्नेह का बंधन भी
उसे सहन नहीं होता था, जैसे उसके भाग्य में ही घर से दूर रहना लिखा हो। जब भी वो देखता कि नदी में कोई बाहरी नाव गुजर रही है या गांव के पीपल के नीचे कोई दूर देश का सन्यासी बैठा है या किनारे पर बंजारे टोकरियां बना रहे हैं, तब उसका मन बेचैन हो उठता। उसे अजनबी दुनिया की आजादी खींच लेती थी। 2-3 बार इस तरह भागने के बाद गांव वालों ने भी उससे उम्मीद छोड़ दी। पहली बार वो एक यात्रा दल के साथ चला गया। वहां सब उसे बेटे जैसा मानने लगे। कलाकार, नेता, घरों वाले सब उसे पसंद करते थे। जिस घर में यात्रा होती, वहां की औरतें भी उसे बुलाकर खूब दुलार करती। लेकिन जैसे ही उसका दिल भर जाता, वो बिना किसी को बताए एक दिन चुपचाप गायब हो जाता और फिर कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। तारापद सचमुच हिरन के बच्चे जैसा था, बंधनों से डरने वाला और संगीत से प्यार करने वाला। यही यात्रा का संगीत पहले उसे घर से दूर ले गया था। संगीत सुनते ही उसकी नसंस में जैसे लहरें दौड़ जाती। उसका पूरा शरीर ताल पर झूमने लगता। बचपन से ही वो संगीतस भाव में पता नहीं किस ध्यान में खो जाता था। लोग उसकी ये मुद्रा देखकर हंसी रोक नहीं पाते थे। सिर्फ संगीत ही नहीं, प्रकृति की आवाजें भी उसे विचलित कर देती। बरसात में पत्तियों पर गिरती बूंदें, आकाश में गरजते बादल, जंगल में हवा की कराह, दोपहर की चुप्पी में दूर से आती चील की पुकार, मेढकों का शोर, रात में सियारों की आवाजें, सब उसके मन को उथल पुथल कर देती। इसी संगीत के मोह में वो जल्दी ही एक पांचाली गायक मंडली में शामिल हो गया। मंडली का मुखिया उसे बहुत मेहनत से गाना सिखाता, उसे याद करवाता और अपने पिंजरे के प्यारे पक्षी की तरह रखता। लेकिन ये पक्षी थोड़ा बहुत गाना सीखते ही एक सुबह उड़ गया और फिर वापस नहीं आया। अंत में वह एक कलाबाजी दिखाने वाले दल में जा मिला। ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ तक आसपास के इलाकों में लगातार मेले लगते थे। इन मेलों में अलग अलग यात्रा दल, पांचाली गायक, नर्तकियां और दुकानें नावों से एक मेले से दूसरे मेले तक घूमती रहती। पिछले साल कलकत्ता से एक छोटी कलाबाज मंडली भी आई हुई थी। तारापद ने शुरुआत में तो नाव पर बैठे दुकानदारों के साथ पान की गिलौरियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव और कला के प्रति आकर्षण उसे कलाबाजी दल की ओर खींच ले गया। तारापद का आखिरी बार भागना इसी कलाबाजी वाले दल से हुआ था। इसी दौरान उसे खबर मिली कि नंदीग्राम के जमींदार बहुत धूमधाम से अपना एक बड़ा शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं। बस फिर क्या था, तारापद ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और नंदीग्राम जाने की तैयारी कर ली। लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले ही उसकी अचानक मुलाकात मतीलाल बाबू से हो गई और कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। तारापद एक के बाद एक कई दलों में शामिल हुआ था, यात्रा वालों में, पांचाली गायकों में, फिर कलाबाजों में। लेकिन अपने कल्पनाशील और मुक्त स्वभाव की वजह से वो किसी भी दल का स्थायी हिस्सा नहीं बन पाया। वो मन से बिल्कुल अलग तरह का लड़का था, निर्लिप्त, बंधनहीन और किसी भी नियम या अभ्यास के ढांचे में कभी ढल नहीं सकता था। जीवन में उसने बहुत सी खराब बातें सुनी, कई भद्दे दृश्य देखे, लेकिन उनमें से कुछ भी उसके मन को छू नहीं पाया। उसका ध्यान जैसे किसी और दुनिया में रहता था। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे घर का हो, स्नेह का हो या अभ्यास का, उसे रोक नहीं पाता था। वो मानो इस संसार के ऊपर राजहंस की तरह तैरता फिरता था। चारों ओर कुसंस्कार और गंदगी थी, लेकिन वह चाहे जितनी बार डुबकी लगाए, ना उसके पंख भीगते थे, ना उसकी सफेदी मैली होती थी। शायद इसी वजह से इस घरत्यागी लड़के के चेहरे पर एक निर्मल, चमकता हुआ तारुण्य हमेशा दिखाई देता था। एक ऐसी पवित्रता जो किसी भी बुराई से छूटी ही नहीं। यही मासूमियत और उज्ज्वलता देखकर दुनियादार और समझदार मतीलाल बाबू ने उसे पहली ही नजर में अपना लिया। बिना कुछ पूछे, बिना किसी शक के, बस प्यार और विश्वास के साथ उसे अपने साथ बुला लिया। भोजन खत्म होने के बाद
नौका धीरे धीरे चल पड़ी। अन्नपूर्णा ने प्यार से तारापद से उसके घर परिवार के बारे में पूछा, पर तारापद ने बस दो चार शब्द कहकर ही पीछा छुड़ा लिया और बाहर निकल आया। बाहर नदी फूली हुई थी, धूप में चमकते खेत, हरे भरे पेड़, दूर तक फैली नीली वनरेखा, सब कुछ किसी जादुई कहानी जैसा लग रहा था। नौका की छत पर बैठकर वो लगातार बदलते हुए दृश्य देखता रहा। नदी किनारे दौड़ते बछड़े, पानी में खेलते लड़के, हंसती हुई लड़कियां, जाल डालती मछुआरिनें। उसकी आंखें सब कुछ बड़ी उत्सुकता से पीती रहती, मानो दुनिया का कोई भी दृश्य उसे पूरा नहीं कर पाता था। प्यास बनी ही रहती। धीरे धीरे उसने नाव वालों से भी दोस्ती कर ली। कभी लग्गी पकड़ लेता, कभी नौका मोड़ने में मदद करता। जो भी काम मिलता खुश होकर करता। शाम होते होते अन्नपूर्णा ने उसे फिर बुलाया। रात को क्या खाओगे बेटा? तारापद ने हंसकर कहा, जो मिल जाए वही खा लेता हूं, रोज खाना भी नहीं। अन्नपूर्णा ने दूध मिठाई मंगवाई, लेकिन वो दूध पी ही नहीं पाया। अच्छा नहीं लगता, मतीलाल बाबू ने भी कहा, पर बेहिचक मना कर दिया। 2-3 दिन बीत गए। तारापद घर के मेहमान की तरह नहीं, बल्कि घर के कामों में हाथ बंटाने वाला अपना लड़का बन गया। वो प्रकृति के बीच, नदी आकाश के विस्तार में, मानो स्वयं इस विशाल दुनिया की एक स्वतंत्र लहर की तरह बह रहा था। मतीलाल बाबू शाम को रामायण पढ़ रहे थे। लवकुश वाला हिस्सा चल रहा था। तारापद छत से उतर आया। किताब रहने दीजिए, मैं लवकुश का गीत सुनाता हूं। और उसने इतनी मधुर पांचाली गाई कि नदी किनारे की सारी नौकाएं ठहर सी गई। सुनने वाले लंबी सांस लेकर सोचने लगे, कितनी जल्दी खत्म हो गया। अन्नपूर्णा की आंखें नम हो गई। मतीलाल बाबू सोचने लगे, काश ये लड़का मेरे पास ही रह जाए। लेकिन छोटी चारुश्री, वो जल उठी। चारू अपने माता पिता की इकलौती लाडली थी। हठीली, जिद्दी, पर दिल से नरम। और उसे तारापद की बढ़ती महत्ता बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने खाना फेंकना शुरू कर दिया, नौकरों को डांटना, शिकायत करना। जब भी तारापद सबको हंसाता, उसका क्रोध और बढ़ जाता। एक दिन चारू से पूछा गया, लवकुश का गीत कैसा लगा? उसने बिना बोले सिर ऐसे झटक दिया, मानो कह रही हो, जरा भी नहीं। रात होती, चारू सोने चली जाती और बाहर अन्नपूर्णा व मतीलाल के साथ तारापद गाता। पर थोड़ी देर में चारू रोती हुई आकर चिल्लाती, मां, क्या शोर मचा रखा है, मुझे नींद नहीं आती। तारापद उसे कहानी सुनाकर, गाना सुनाकर वश में करना चाहता, पर वो किसी भी तरह नहीं मानती। लेकिन जब तारापद नदी में नहाने उतरता, तो चारू छिपकर उसे देखती रहती। उसकी आंखों में डर, झुंझलाहट, ईर्ष्या, आकर्षण सब एक साथ दिखाई देते। तारापद सबका बन गया, पर चारू की ईर्ष्या नहीं जीती। नंदीग्राम कब पीछे छूट गया, पता ही न चला। नौका गांव गांव घूमती रही। जहां भी जाती, तारापद तुरंत सबका अपना बन जाता। हलवाई के यहां मक्खियां उड़ाने से लेकर बांसुरी बनाने तक वो हर काम में निपुण था। पूरा गांव उसे प्यार करने लगा। बस चारू ही नहीं, चारू अपनी सहेली सोनामनी से भी उससे जलने लगी। एक दिन जब उसे पता चला कि तारापद ने सोनामनी के लिए बांसुरी बनाई है, चारू तिलमिला उठी। गुस्से में दौड़कर तारापद की प्रिय बांसुरी लेकर उसे तोड़ने लगी। तभी तारापद अंदर आया। चारू, क्यों तोड़ रही हो? चारू चीखी, ठीक कर रही हूं, और रोते हुए भाग गई। तारापद हंस पड़ा। पढ़ाई, ईर्ष्या और चंचलता। तारापद अंग्रेजी सीखने लगा और जल्दी ही इतना मन लगा कि वो दुनिया भूल गया। चारू ने भी जिद कर ली, मैं भी पढ़ूंगी। पर वो पढ़ने बैठकर क्या करती? तारापद की कॉपी में स्याही फेंक देती, किताब फाड़ देती, कलम चुरा लेती। तारापद हंसकर सहता रहा। एक दिन उसने कॉपी फाड़ दी। तारापद बहुत उदास होकर चुप बैठा रहा। चारू डर गई, अब तो मार पड़ेगी। पर जब उसने देखा कि वो कुछ नहीं कह रहा, तो छोटी सी लड़की रो पड़ी।
वो कागज पर बड़े अक्षरों में लिख लाई, मैं फिर कभी स्याही नहीं फैलाऊंगी। तारापद हंस पड़ा और चारू शर्म से भाग गई। धीरे धीरे तारापद के मन में भी कुछ बदलने लगा। चारू की चंचलता, सुंदरता और कोमलता उसके हृदय में जगह बनाने लगी। अटूट बंधन और अचानक विरह। 2 साल बीत गए। तारापद अब बदल रहा था, मानो उसका मन बसने लगा हो। और चारू, वो अब 11 से आगे बढ़ चुकी थी। मती बाबू ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू किए। चारू ने कमरे में खुद को बंद कर लिया, बाहर आने से साफ मना। तब अन्नपूर्णा ने कहा, तारापद बुरा लड़का नहीं है। मती बाबू ने सोचा, यदि बेटी को अपने घर ही रखा जा सके तो अच्छा है। दोनों पक्षों की सहमति से तय हो गया, चारू और तारापद का विवाह होगा। पर तारापद को यह बात नहीं बताई गई। गुप्त तैयारी शुरू हुई। कलकत्ता से सामान मंगाया गया, बैंड बुक हुआ। बरसात का मौसम था, गांव जीवन से भर गया था। रथ यात्रा का मेला लगा। चारों ओर उमंग, गीत, तूफान और प्रकृति का नृत्य था। लेकिन इसी उमड़ते बहते, गूंजते, भरे हुए संसार के बीच तारापद एक रात अचानक गायब हो गया। सोनाम ने सुबह अमावट और अचार लेकर आई, पर कमरा खाली था। उधर उसकी मां और भाई गांव पहुंच रहे थे। इधर वो लड़का जिसे किसी भी बंधन ने कभी बांध न पाया, वो चुपचाप निकल चुका था। वो किसी का नहीं था, सिर्फ दुनिया का, नदी का, आकाश का, मुक्त हवा का। लगभग 2 साल बीत चुके थे। इतना लंबा समय तारापद कहीं टिककर नहीं रहा था, पर यहां रहकर जैसे वो बदल सा गया था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन सचमुच लगने लगा था। लगता था उम्र के साथ उसकी प्रकृति भी शांत होने लगी है। दुनिया की आजादी, घूमने फिरने का सुख अब उसे उतना नहीं खींचता था। शायद उसकी सहपाठी चारू का चंचल सौंदर्य और उसकी भोली हरकतें धीरे धीरे उसके मन को बांधने लगी थी। इधर चारू 11 साल पार कर चुकी थी। मती बाबू ने उसके लिए कई अच्छे रिश्ते ढूंढ लिए। लड़की की उम्र देखकर उन्होंने चारू की अंग्रेजी की पढ़ाई और बाहर जाना बंद करा दिया। चारू ने इस अचानक रोग पर घर में कोहराम मचा दिया। तब अन्नपूर्णा ने मती बाबू से कहा, आप क्यों इतना ढूंढ रहे हैं? तारापद लड़का तो अच्छा है और चारू भी उसे पसंद करती है। ये सुनकर मती बाबू चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? तारापद का घर परिवार, कुल, कुछ भी तो पता नहीं है। अपनी इकलौती लड़की मैं अच्छे घर में ही दूंगा। एक दिन रायडांगा के बाबू लड़की देखने आए। चारू को अच्छे कपड़े पहनाकर बाहर बुलाया गया, लेकिन वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बैठ गई। न तो समझाने से मानती, न डांटने से। अंत में मती बाबू को बाहर आकर कहना पड़ा कि लड़की अचानक बीमार हो गई है। रिश्ता वाले लोग समझ गए कि लड़की में कोई कमी है, इसलिए ये बहाना किया गया। अब मती बाबू सोचने लगे, तारापद देखने सुनने में अच्छा है। अगर वही घर में रह जाए तो बेटी को पराए घर भी न भेजना पड़े, और चारू के तीखे स्वभाव को शायद ससुराल वाले सहन भी न करें। उन्होंने तारापद के घर खबर भेजी। पता चला कुल अच्छा है, पर परिवार गरीब है। तुरंत लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया गया। मती बाबू और अन्नपूर्णा ने विवाह की तारीख तय करनी शुरू कर दी। सब गुप्त रखा गया। चारू को अब रोका नहीं जा सकता था। वो अचानक तारापद के पढ़ने वाले कमरे में आ धमकती, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी उदासी में। उसकी हर हरकत तारापद के मन में बिजली सी कौंध पैदा करती। पहले जो मन हवा की तरह स्वतंत्र था, अब अनजाने सपनों में उलझने लगा। तारापद पढ़ाई छोड़कर लाइब्रेरी में तस्वीरों वाली किताबें उलट पलटता रहता। उन तस्वीरों से उसकी कल्पना और भी रंगीन हो जाती। चारू की अजीब हरकतों पर वो अब पहले जैसा ठहाका नहीं लगा पाता था। नहीं उसे डांटने की इच्छा होती। वो महसूस करता था कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। कोई नया स्वप्न उसके मन पर छा रहा है। श्रावण का शुभ दिन विवाह के लिए चुना गया।
तारापद को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। कलकत्ता से बैंड और शादी का सामान मंगवाया जाने लगा। उधर आसमान में बादलों का आगमन शुरू हो गया। कई दिनों से सूखी पड़ी नदी में अचानक कहीं से पानी उमड़ पड़ा। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए पानी में कूदने लगे। नदी में दूर दूर से लदी हुई नौकाएं आने लगी। गांव का शांत जीवन एकदम जीवंत हो उठा। इसी समय पास ही रथ यात्रा का मेला लगा। तारापद शाम को घाट पर गया। हर ओर भीड़, गीत, नौकाएं, वाद्यों का शोर, मानो पूरी धरती घूम रही हो। अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चली, बिजली चमकने लगी, नदी उफरने लगी, मानो आकाश, पृथ्वी और जल सब एक साथ नाच रहे हों। पर इसी आंधी बारिश के बीच कांठालिया गांव चुपचाप दिए बुझाकर सो गया। और इसी रात तारापद बिना बताए कहीं चला गया। अगले दिन उसकी मां और भाई गांव पहुंचे। कलकत्ता से शादी का सामान भी आ गया। लेकिन सोनामणि जब अमावट और अचार लेकर तारापद के कमरे पहुंची, वो खाली था। बंधन, प्रेम, स्नेह सब उसे पकड़ने ही वाले थे कि वो ब्राह्मण बालक बारिश की अंधेरी रात में चुपचाप सबका हृदय चुराकर फिर से दुनिया की खुली गोद में लौट गया, जहां कोई बंधन नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ आजादी। और बस यही खत्म होती है हमारी कहानी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।